नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। हेमंत भाई को ले आइए, जोड़िए स्क्रीन पर। स्वागत है हेमंत भाई। आज एक ही सवाल बस आपसे है कि आखिर नरेंद्र मोदी के पास कितने हीरे हैं। जब हमको कोई नया हीरा चमकते हुए दिखता है तो हमें लगता है यही कोहिनूर है, यही कोहिनूर है। और हर बार हम गलत साबित होते हैं। पता चलता है कि नहीं, ये नहीं है, अभी कोहिनूर तो बचा हुआ है। आज से नहीं, आप सेंगर, ब्रजभूषण से होते हुए आप चले आओ, योगी आदित्यनाथ, मोहन यादव, भजन लाल शर्मा, सब सब हीरे हैं। इन हीरों से आगे बढ़ते चले आओ, फिर लगेगा कि यार नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए। बताइए, आप कल्पना नहीं कर सकता कोई जितने राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए हैं भाजपा में, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष होने वालों की सूची में कौन कौन है। अडवाणी है, मुरली मनोहर जोशी है? एक से एक मतलब पढ़े लिखे योग्य लोग हुए हैं। उस कड़ी में नितिन नवीन, तब लगा कि अब कोहिनूर हीरा हमने देख लिया। फिर हुआ कि नहीं, अभी नहीं यार। जब सम्राट चौधरी को हमने देखा कि जिस पर 6 लोगों के एक साथ मतलब नरसंहार के आरोप थे, उसको सीएम बनाया, लगा अब कोहिनूर हीरा मिल गया। लेकिन हर बार हम गलत साबित होते हैं हेमंत भाई, हर बार। इस बार जब सी आर पाटिल, घर का आदमी है, अपना अपने घर का गुजरात का ही है, सी आर पाटिल को हमने देखा तो लगा वाकई अब कोहिनूर हीरा मिला है। अब आगे गलत हो जाए तो हमको पता नहीं है, क्योंकि मोदी जी की रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कोई आज तक जाने नहीं है, जाना ही नहीं है। ये खुद बताए थे कि अभी तो मेरी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कोई देखे नहीं है। तो मोदी जी के पास अभी कितने छुपा के रखे हैं तरासे हुए हीरे, पता नहीं है। ये सी आर पाटिल साहब मंत्री हैं, और मंत्री ही नहीं है, ये बहुत ही जो सबसे करीब कुनबा है ना मोदी जी के पास। मोदी का परिवार, परिवार में भी होता है एक भाई भतीजा, एक होता है सबसे दुलरुआ पूत, दुलरुआ पूत। तो सी आर पाटिल उसमें से। सी आर पाटिल को जब गुजरात छोड़कर दिल्ली में बैठे तो सी आर पाटिल को जिम्मेदारी बढ़ाते गए, बढ़ाते गए। 19 आया तो प्रदेश सौंप दिया, और प्रदेश को ऐसा चलाए। सी आर पाटिल, मैं बता रहा हूं आपको, सी आर पाटिल ने एक पूर्व मुख्यमंत्री को, दुनिया में नहीं है, पूर्व मुख्यमंत्री को बैठा दिया भाई 3 घंटे बाहर इंतजार करने के लिए। तो सी आर पाटिल इतने ताकतवर थे। अब फिर दिल्ली लेकर के आए सी आर पाटिल। अपने ही कई बार होता ना कि आदमी अपने एक्सपोजर, खुद के एक्सपोजर में फंस जाता है। जेपी नड्डा घर आए थे, फोटो डाल दिया इन्होंने, और वो फोटो लोगों ने देखा तो केजरीवाल का शीश महल जो बताया जा रहा था निकाल के गूगल से फोटो, वो सब फेल हो गया। फिर लोग सी आर पाटिल की कुंडली खोलने लगे। जब पूरी कुंडली खुली उस फोटो के चक्कर में सी आर पाटिल की, तो फिर आंखें एकदम फट गई लोगों की। एक सिपाही, वो सिपाही सस्पेंड हुआ। सस्पेंड क्यों हुआ? क्योंकि सिपाही जब था तो शराब का धंधा करता था, बापू की धरती पे शराब का धंधा, अवैध धंधा करता। सस्पेंड हुआ। उसके बाद कुछ और कारोबार में वो लगा, वो डायमंड से जुड़े कुछ काम में घुस गया। 600 करोड़ रुपए के फ्रॉड का आरोप लगा, जेल गया, जेल से निकला, जेल गया। मतलब उसको अपना उसने हाइब्रिड बनाया, आना जाना लगे रहे, लगा रहेगा टाइम। जेल गया, और फिर फाइनली इस हीरे को साहेब ने तराशा। और फिर आज आप देख रहे हैं, वो जो घर आप देख रहे हैं, वो घर देख ले तो जो रंगीला था ना, एक जो है कौन, मोहम्मद शाह रंगीला, नाम में भूल गया थोड़ा सा, चर्चाओं कई बार भूल जाता ना। तो वो रंगीला जो था बादशाह, वो भी वैसा घर बनवाने की सोचेगा, वैसा महल बनवाने की सोचेगा। तो मैं आपको बस दिखा दूं, थोड़ी सी शुरुआत कर दूं, और हेमंत भाई डिटेल में दिखाएंगे, क्योंकि वो लगातार उसी, जब से वो महल देखे हैं हेमंत भाई खटक गया है। ये बताओ, ये सब सिपाही, हम पत्रकार रहे, हम कमिश्नर रह लिए, और ऐसा महल नहीं बन पाया। ये सिपाही जो है महल ऐसा बना लिया, तब से इनके दिमाग में खटका है, तो ये खूब पड़ताल किए हैं उसकी। तो यही ज्यादा बताएंगे। हम शुरुआत करेंगे, हेडलाइन दिखा दीजिए।
फोटो ऑफ नड्डा एट पाटिल सूरत होम ड्रॉज हिपोक्रेसी चार्जेज। हिपोक्रेसी वही जिसको हिंदी में दोगलापन कहते हैं, वही लिखा है। ये बेसिकली भाजपा वाले खूब शीश महल दिखा रहे थे, उसी में सी आर पाटिल के घर की फोटो आ गई। चलिए सी आर पाटिल का ट्वीट दिखाइए। केंद्रीय मंत्री श्री जेपी नड्डा जी ने आज सूरत स्थित निवास स्थान पर सौजन्य भेंट की। इस अवसर पर गुजरात भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री जगदीश जी जी की भी गरिमामय उपस्थिति रही। ये वही जगदीश जी हैं जो साड़ी के पल्लू के नीचे से सीट निकाल रहे थे, प्रदेश अध्यक्ष। कल हमने दिखाया था कार्यक्रम। अब आगे चलिए, जरा फोटो दिखाइए, फोटो लाइए। ये फोटो है, ये फोटो तो मतलब पूरे महल का नहीं है, ये तो एक वो हिस्सा है जो आपको इसकी दिव्यता और भव्यता की का अंदाजा लगवा सकता है। पूरा आप देख लेंगे तो फिर आप उस दिन देख नहीं पाएंगे, दिनौंधी हो जाएगी रतौंधी के बजाय। तो ये है आपको उसका उसकी दिव्यता और भव्यता का एक नमूना। अब इस फोटो पर क्या शुरू हुआ सोशल मीडिया में, कैसे कुंडली खुलनी शुरू हुई? तो आवेश तिवारी हैं, एक पत्रकार साथी हैं, तो आवेश ने पूरी कुंडली लिख डाली। मैं उन्हीं के सौजन्य से, हम तो भाई क्रेडिट देते हैं हमारे पत्रकार साथियों को, जिन्होंने मेहनत की है, हम उनका क्रेडिट क्यों छीन ले पढ़ के। आवेश भाई ने हमारे लिखा, भारतीय जनता पार्टी के 12वीं पास राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और अमेरिका की कोलंबिया पब्लिक यूनिवर्सिटी से डीफिल बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हत्या और अपहरण के मामलों में नामजद के चयन पर अगर किसी को शक हो तो उन्हें मोदी जी के खासम खास सी आर पाटिल का बायोडाटा देखना चाहिए। ये हत्या और अपहरण के मामले में नामजद जो ब्रैकेट में लिखा है, जहां पर मोदी का परिवार लोग लिखते हैं, वो सम्राट चौधरी के लिए लिखा हुआ है कि हत्या और अपहरण के मामले में नामजद है। पाटिल जी के काम से ढंग का परिचय बनारस में हुआ। पता चला कि मोदी ने जिस जयापुर गांव को गोद लिया है, उसमें विकास का सारा काम पाटिल साहब ही देखते हैं। भारत का नंबर 1 बीफ एक्सपोर्टर अल्लाना ग्रुप जयापुर में गरीबों के लिए घर बनवा रहा था। इसके कर्ता धर्ता पाटिल साहब ही थे। बीफ वाला घर बनवा रहा। यह उस दौर की बात है जब बीफ खाने रखने के आरोप में अखलाक जुनैद की लिंचिंग हो रही थी। बाद में अल्लाना ग्रुप ने बीजेपी को दिल खोलकर दान दिया। अब पता चला है कि सी आर पाटिल साहब मोदी जी के कैबिनेट में मंत्री बनने से पहले गुजरात पुलिस में हेड कांस्टेबल थे। साथ में शराब का धंधा भी करते थे, लेकिन पकड़े गए, सस्पेंड कर दिए गए। जब ये शराब का धंधा कर रहे थे, पकड़े गए और सस्पेंड किए गए, तब गुजरात में दुनिया की सबसे भ्रष्ट पार्टी कांग्रेस की सरकार थी। बाद में जब वहां दुनिया की सबसे ईमानदार पार्टी की सरकार बनी और अवतार पुरुष मोदी जी मुख्यमंत्री बने, तो पाटिल राष्ट्रवादी राजनीति में शामिल हो गए। ध्यान रहे, बापू के राज्य गुजरात में पिछले 70 साल से शराबबंदी, पर यह बंदी पाटिल के लिए नहीं थी। कुछ साल बाद शराब छोड़कर या न उसके साथ ही पाटिल साहब हीरा के व्यापार में शामिल हो गए। मतलब शराब का धंधा या तो छोड़ा और नहीं तो साथ साथ में, कोई जरूरी नहीं कि एक धंधा छोड़ के दूसरे में जाए, दो भी कर सकता है आदमी। हीरा के व्यापार में शामिल हो गए। हीरा कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष बने। 600 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया, जेल चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने इस आधार पर जो है इनको जमानत दी कि 6 महीने में 300 करोड़ रुपए ये जमा कर देंगे, लेकिन नहीं कर पाए। फिर से जेल की यात्रा की। बाद में जब रिहा हुए तो मोदी जी के खासम खास बन गए। पता नहीं कौन सा जादू आता था पाटिल को। 2019 में सांसद बने और मोदी जी के कैबिनेट मंत्री फिर बन गए। पाटिल जैसी प्रतिभा और भी ये बीच में छोड़ दिया इन्होंने। ये प्रदेश अध्यक्ष बने 2019 में, जो है बड़े ताकतवर प्रदेश अध्यक्ष हुए गुजरात में, क्योंकि मोदी जी का डायरेक्ट इनके ऊपर हाथ था। पाटिल जैसी प्रतिभा और लोगों में भी होती होगी, लेकिन ऐसे लोगों की प्रतिभा की खोज और उनका सम्मान आज भारतीय जनता पार्टी में भरपूर हो रहा है। मोदी साहब की निगाह इतनी पारखी है कि एक भी ऐसा नगीना छूटने नहीं पाता। पाटिल से लेकर ब्रजभूषण तक और नितिन नवीन से लेकर भजन लाल शर्मा और सम्राट चौधरी तक सभी इसी टैलेंट हंट से निकले हुए हैं। और इस टैलेंट हंट में ये बड़े नाम हैं। आवेश तिवारी ने लिखा है, छोटे नामों के साथ अन्याय किया है बहुत सारे। अभी कल आशीष उपाध्याय एक पकड़ा गया, कल ही आशीष उपाध्याय पकड़ा गया है। 100 करोड़ रुपए के उसमें सट्टेबाजी का मास्टरमाइंड था। 100 CR, 100 करोड़ रुपए। और अमित शाह के साथ फोटो है उसकी।
ये पंकज चौधरी जो बीजेपी के नए नए अध्यक्ष बने हैं यूपी में, उनके साथ फोटो है। तो टैलेंट ऐसे ग्रास रूट लेवल से ढूंढ के लाया जाता है, ऐसे नहीं कि ऊपर ऊपर। अब दो और, मैं कहते कहते भी टाइम ले लिया, दो और, एक मृणाल पांडे, देश में मीडिया बहुत जाना माना नाम है, बहुत जाने माना, रही हैं संपादक हिंदुस्तान की। उन्होंने लिखा सौरभ भारद्वाज के ट्वीट पर, सौरभ भारद्वाज का ट्वीट पहले दिखाइए, थोड़ा नीचे खिसका दीजिए इसको, थोड़ा ऊपर ले जाइए, हाँ। ये जो है फोटो लगा के वही कुटिया वाली, और सौरभ ने लिखा, सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी वाले, लिखा CR पाटिल साहब की कुटिया कोई शीश महल ना कहे, क्योंकि केजरीवाल के शीश महल पर लोग कह रहे थे, तो थोड़ा सा 2 लाइन तंज में लिखा। अब ऊपर लाइए मृणाल पांडे, बहुत बुजुर्ग हैं, 80 के आसपास उम्र है मृणाल पांडे जी की। लिखा उन्होंने, खड़ी रखी बेटिया कुटिया में, ले चंवर छत्र और चंदन, ले चंवर छत्र और चंदन, रेशमी सोफे पर पसरे चारों, यू करते नारी शक्ति वंदन। अब ये फोटो नीचे इसलिए पहले मैंने दिखाया था, नीचे देखिए, वो बेटी बहुएं ही हैं, घर की महिलाएं हैं, वो सब के सब खड़ी हैं हाथ जोड़े स्वागत में, देखिए। और यहाँ पर कोई नहीं कह रहा है कि बेटा बहू बच्चा आप भी आओ बैठ जाओ किनारे, या तो बैठ जाओ, नहीं जाओ घर में, आप अपना काम करो, जो भी आपका आराम करो। ये बैठे हुए हैं, सब के सब अटेंशन मुद्रा में खड़ी हैं बेचारी, नारी शक्ति बंधन पे तंज मृणाल पांडे। मैं और किसी कमेंट नहीं दिखा रहा हूं, इसीलिए बहुतों ने कहा है, लेकिन मृणाल जी हम लोगों की अग्रज हैं, उन्होंने लिखा है। इस पर एक टुटपुजिए का जवाब मैं दिखाता हूं, इसमें और नारी शक्ति बंधन इसने कर दी है। ये जितेंद्र प्रताप सिंह है, ये ट्रोल्स में मतलब शीर्षस्थ स्थान पर विराजमान रहता है। मोदी जी के साथ फोटो, अगर फोटो आप देख लेंगे तो पता ही नहीं चलेगा किस दीवार पर छिपकली चिपकी है, जाके देख लीजिएगा। लिखा है क्या, इसने किसी दूसरे को लिखा था इसी बात पर, वही सौरभ भारद्वाज को ही लिखा इसने। अबे गधे, यह केंद्रीय मंत्री CR पाटिल का सूरत का घर है, और जो बैठे हुए हैं उनके घर पर JP नड्डा जी आए थे। तस्वीर में दिख रही महिलाएं उनकी बेटियां हैं, उनकी पुत्रवधू हैं जो अभिवादन करने आई थी। तेरे घर में यह रिवाज होता होगा कि जब घर के पुरुष अपने मित्रों से बात करते हैं तो वह बीच में महिलाएं, तो उनके बीच में महिलाएं भी बैठ जाती हैं, ठीक है। ये तेरे घर में ये रिवाज होता होगा, इसके घर में रिवाज है कि महिलाएं पुरुषों के बराबर नहीं बैठ सकती बीच में, वो खड़ी ही रहेंगी हाथ जोड़ करके। ये नारी शक्ति बंधन करवाएंगे, और ये मोदी बहुत बहुत मतलब समझ लो, फोटो जाके देखिएगा, ऐसे लगेगा कि इस दीवार पर छिपकली चिपकी है। हेमंत भाई, अब यहां से आपके हवाले, क्योंकि बहुत सारे प्रशांत भूषण से लेके बहुत सारे लोगों ने इस पर रिएक्शन दिए और सब बताना है, लेकिन मैं इसलिए कि एक शीश महल तो है ही है, लेकिन मृणाल जी ने उसमें एक नया जो नारी शक्ति बंधन का एक चेहरा दिखाया, यह भी एंगल जोड़ना जरूरी था, और इस पूरे इकोसिस्टम की मानसिकता ये दिखाया है छिछोरा। आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, ये सारे का सारा मामला यूं ही आता और यूं ही चला जाता, इसमें कोई बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं। इसको सबसे पहले किस बात पे पकड़ा गया, वो जिसको आप हिपोक्रेसी कहते हैं, उसके ऊपर भाई ने खुद ही ट्वीट किया, पाटिल साहब ने। पाटिल साहब के बारे में बता दूं आपको मैं थोड़ा सा, आपने जो कुछ बताया उसमें अलग। एक तो नंबर एक, ये पहले नॉन गुजराती हैं जो गुजरात भाजपा के अध्यक्ष बने, पहले नॉन गुजराती। इनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ है, ठीक। इनके पिताजी पुलिस कांस्टेबल थे, और ये पुलिस कांस्टेबल भी रहे, हेड कांस्टेबल भी रहे। हेड कांस्टेबल के समय सस्पेंड हुए थे। और ये जो अध्यक्ष बने, ये जुलाई 2020 से अक्टूबर 2025 तक गुजरात भाजपा के अध्यक्ष रहे, काफी पावरफुल। और जो नवसारी कंस्टिट्यूएंसी है गुजरात की, उसके चौथी बार मेंबर भाग लिए थे। तो ये बात कहां से शुरू हुई कि इन्होंने एक ट्वीट किया कल, और वो ट्वीट क्या था कि जो नड्डा साहब है वो इनके घर गए, गुजरात भाजपा के अध्यक्ष, और वो दोनों कर्टसी काल के लिए, और उन्होंने 4 फोटो लगाए उसके अंदर। मैं अगर अवेलेबल हो तो 4 ही फोटो दिखा दीजिए, क्योंकि मैंने भेजे थे। उसमें से एक फोटो पकड़ा गया, और पकड़ा क्या गया, उसमें जो अपने इनकी पाटिल साहब की जो पुत्रवधू और बेटी है वो सारी खड़ी है, एक महिला के हाथ में तो बच्चा भी है गोदी में। तो वो सारे, ये देखिए इन्होंने खुद ही ट्वीट किया पाटिल साहब ने, हमने इसमें आपने कुछ नहीं किया इसके अंदर। ये ऐसे 4 ये फोटो, इसमें जो ये महिला खड़ी, इनके हाथ में एक बच्चा भी है गोदी में, ठीक। तो ये खड़े हैं तब तक तो ठीक है, कर्टसी काल। वो सारे बैठे हैं, ये खड़ी हैं, इसको लेकर के फिर सारे के सारे
लोग शुरू हुए कि भाई किस तरीके से एक हम्बल बैकग्राउंड के आदमी जो नारी वंदन की बात करती है भाजपा, और हाल तक जेपी नड्डा वहां के अध्यक्ष थे, ये फोटोग्राफ यहां से ये फायरिंग लाइन में आए। तो अब मृणाल पांडे जैसी बड़ी पत्रकार और साहित्यकार, उनको भी इस पर कहीं ना कहीं टिप्पणी करनी पड़ी, और ये सोशल मीडिया का एकदम सेंसेशन बन गया पूरे का पूरा। अब ये देखिए चारों बैठे हैं और वो खड़े, तो ये बेसिकली जो महिलाओं को सम्मान में अपने सामने बैठने तक को नहीं कह सकते, वो उन्हें महिला आरक्षण देकर बराबरी का दर्जा कैसे देंगे। ये सबसे बड़ी बहस यहां से शुरू हुई। उसके बाद जो अपने क्या नाम है, जो इसको आगे बढ़ाया अपने प्रशांत भूषण ने ट्वीट किया बाकायदा, और उसके बाद पूरी आग लगी सोशल मीडिया पे, ये बेसिकली। और इसमें वो क्या कहते हैं कि केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल को शराब बेचने के आरोप में पुलिस हेड कांस्टेबल के पद से निलंबित कर दिया गया। फिर शराब व्यापार में पकड़े जाने पर गुजरात पुलिस ने उन्हें बर्खास्त कर दिया। गुजरात में पिछले 70 वर्षों से शराब प्रतिबंधित है। इसके बाद वो भाजपा में शामिल हो गए और डायमंड कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष बने। 600 करोड़ रुपए के बैंक धोखाधड़ी के मामले में उन्हें जेल हुई। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें इस वायदे पर जमानत दी कि वे 6 महीने में 300 करोड़ रुपए जमा करेंगे, तो उन्हें फिर से जेल जाना पड़ा, जमा नहीं करा पाए होंगे। अगले साल उन्होंने रकम जमा की और 3 साल की कैद की सजा से रिहा हो गए। वे भाजपा सांसद बने 2009 से लगातार नवसारी में, और 2019 में भाजपा के 2020 में बने, इसमें यहां पर गलत लिखा है इन्होंने, 2020 में बने, 2020 में भाजपा के अध्यक्ष बने, 2025 तक रहे, और जो 2024 में न खाऊंगा न खाने दूंगा मोदी जी के कैबिनेट के मंत्री बन गए। और बेसिकली भाजपा का विचारधारा का ये एक सामान्य दिन है, ये उन्होंने लिखा प्रशांत भूषण। इसके बाद सोशल मीडिया पे हर तरफ सीआर पाटिल का ही कल से बोलबाला चल रहा है। तो अब इसमें सवाल आशीष भाई ये है कि मोदी जी क्या कहते थे। मोदी जी का तो एक लाइन है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। कुछ आवेश तिवारी भाई ने बता दिया कि किस तरीके से टेक ऑफ हुआ, मोदी जी की कंस्टिट्यूएंसी के अंदर कैसे घर बने, उनका करता धरता कौन था, सारी बातें बता दी, उनको रिपीट करने की अपने को जरूरत नहीं। सवाल ये है, जो व्यक्ति कहता है ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और जो व्यक्ति इतनी हम्बल बैकग्राउंड से आता है कि जिनके पिताजी पाटिल साहब के वो भी एक पुलिस कांस्टेबल थे और ये भी एक हेड कांस्टेबल थे, तो फिर इनके फोटो के अंदर ये घर का जो महल नुमा ये था, शीश महल टाइप का, वो करके आम आदमी पार्टी भी जुट गई, बहुत सारे लोग भी जुट गए उसके अंदर। तो सवाल वहां पे जो मोटे तौर पे निकल के, एक तो महिलाओं की बराबरी का दर्जा और नारी वंदन, एक सवाल तो ये उठ के आया जो आपने दिखाया पिक्चर के अंदर। दूसरा उन्होंने कहा कि जो मोदी अगेंस्ट करप्शन से शुरू हुआ था कार्यक्रम, उसके अंदर मोदी अम्ब्रेसेस करप्शन हो गया है। क्योंकि जब इन्होंने अपना जो घोषणा पत्र जारी किया, जिसके घोषणा पत्र कह रहा हूं सॉरी, वो जो इलेक्शन लड़ते टाइम एफिडेविट करते हैं प्रॉपर्टीज का, उसके बाद उनका किस तरह की फिनोमिनल ग्रोथ हुई, क्या हुई, और सूरत में इस तरह का बंगला कैसे आया और सारा है, तो ये सारे का सारा पार्ट। और उसमें मृणाल पांडे जी ने जिस तरीके से लिखा, उस पर धोखानुमा एक चीज, और जो सारी चीज को एक्सपोज कर देती है। तो ना तो बीजेपी के लिए पहला है और ना ही आखिरी। वो जो आपने एक विद्वान का दिखाया अभी मोदी जी का, जिसके साथ फोटो था, इनको विद्वान कहा कीजिए थोड़ा सा, ये थोड़ा सा सम्मान के वो है। ये अकेला नहीं आइटम, ऐसे ऐसे कई थे, उसको दिखा के उनको जबरदस्ती पब्लिसिटी देने का हमारा कोई वो नहीं है। 3 भक्तों के कुतर्क मैंने खास तौर पर नोट डाउन किए। एक कहता है विशेषाधिकार, अरे जब हम बड़ों के सामने खड़े होते हैं तो यह सम्मान का प्रतीक होता है। भारतीय महिलाएं बिल्कुल अनजान है इस बात से, वे सोचती है कि ये महिलाएं इतनी महान है कि प्रधानमंत्री को भी उनके सामने खड़ा होना पड़ेगा। ये नारियों को सम्मान देने वाली पार्टी का वक्त है, ठीक। अगर इन महिलाओं में कुछ देर खड़े रहने की हिम्मत नहीं है तो हम किस तरह शक्ति वंदन कर रहे हैं, यानी कि सोचिए। और सारी महिलाओं के लिए भी मेरा ये सवाल है कि ये इतनी, मतलब इनके परम प्रतापी भगत और ऐसे ही परम प्रतापी नेता, बाकी तो हमने कल पूरी चर्चा की थी कि नारी सम्मान के प्रति कितनी श्रद्धा है पूरी ऊपर से नीचे तक, कल खोल के बताया था। एक दूसरा भाई आया भगत, उसने कहा कि भाजपा समर्थकों का तर्क है कि पाटिल ने कानूनी तौर पर अपनी गलतियों या ऋणों का निपटारा कर लिया है और उनकी चुनावी सफलता उनके जन समर्थन का प्रमाण है। 4 बार चुनाव जीते हैं, बाकी सारी चीजें खत्म। कौन सा शराब की तस्करी, कौन सस्पेंडेड, कौन डिसमिस्ड, क्या भाजपा के अध्यक्ष बन गए, बात खत्म होगी। तीसरा कहता है, वो और भी विद्वान है, अरे अनपढ़, ये सरकार के पैसों से नहीं बना है, तुम्हारे केजरीवाल ने तो सरकार के पैसों से शीश महल बनवाया। एक एमपी को आशीष भाई कितना मिलता है यार, मैं तो हैरान हूं। आपने वो दुखती रख छेड़ दी शुरू में कह के कि आप तो ये रह लिए, इतने बड़े पत्रकार, पॉलिटिकल एडिटर, पता नहीं क्या कह रहे लिए।
अपना तो ऐसा नहीं बना, सच में रहने की इच्छा भी नहीं है, उसको मेंटेन कौन करेगा? मेंटेनेंस के लिए भी तो चाहिए कुछ। तो परिस्थिति क्या है कि पहला तो नारी बंधन का सारी की सारी पोल खुल गई, उसके बाद अपने जो है जिस तरीके का लेविश जो रहन सहन का तरीका जो है, और एक बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से एक एमपी को क्या मिलता है, 2 लाख रुपए साल के, 24 लाख रुपए। मंत्री को थोड़े बहुत परक्स और मिल जाते होंगे। प्रधानमंत्री की तनख्वाह 1,65,000। ठीक, प्रधानमंत्री जी के एक दिन के कपड़े नहीं आएंगे उसमें, एक दिन के कह रहा हूं, सही बात है, बिल्कुल। हाँ, एक दिन के, साल के नहीं, महीने के नहीं, महीने की तनख्वाह है, एक दिन के कपड़े नहीं आएंगे उनके, जो पूरा उनका गेटअप होता है। और दिन में 6 बार बदलते हैं, 5-6 बार ऑन एन एवरेज। हर कार्यक्रम में अलग कोरियोग्राफी और अलग सारा होता है। तो ये नया नॉर्मल हो गया है। चाहे भ्रष्टाचार ना खाऊंगा ना खाने दूंगा के नाम पर सबको पैक करा के ले जाने दूंगा, सबको भाग जाने दूंगा, जो कुछ भी होगा, काला धन लाना था वो पता नहीं, बताते ही नहीं कितना ले आए। तो ये जो रिटोरिक है ना, ये पोमेरियन मीडिया के जरिए, ये तो इनका है न्यू नॉर्मल, और भक्तों ने उसको नॉर्मलाइज कर दे। कोई भी आप कितनी तरक्की की बात कर लीजिए, उसको नॉर्मलाइज कर देंगे ये अपने ही कुतर्कों के साथ। ये इनकी ट्रेनिंग का हिस्सा है 100 साल की, जो इनकी ऑर्गेनाइजेशन, इसका लाल किले पे नाम होता है। अब सवाल ये है कि क्या पूरे गुजरात के अंदर मोदी जी को यही कोहिनूर मिला था, और कितना बड़ा रिस्क है? गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में काफी कंपटीशन रहता है भाई, बहुत कंपटीशन रहता है एज ए स्टेट। एक महाराष्ट्रियन मूल के व्यक्ति को गुजरात का प्रदेश अध्यक्ष बना देना आपको छोटी बात है? इसलिए मैं बार बार आपको कहता हूं कि मोदी जी की रिस्क टेकिंग कैपेसिटी अभी देखी ही नहीं किसी ने। बार बार जो बताते हैं वो गलत नहीं कहते, बहुत सारी बातें मोदी जी ठीक भी कहते हैं। जिस तरीके से वो लॉकडाउन कर देते हैं, जिस तरीके से वो नोटबंदी कर देते हैं, जिस तरीके से वो किसान कानून ले आते हैं, जिस तरीके से भूमि अध्यादेश बिल ले आते हैं, और जिन परिस्थितियों में पास कराते हैं, वास्तव में उनकी कोई शक नहीं इसमें। जिस तरीके से इजराइल को यूनिलेटरली फादरलैंड बताया जाते हैं, जिस तरीके से बिना किसी से बात किए हुए अमेरिका से ट्रेड डील कराते हैं, जिस तरीके से ट्रंप के 2 बार कहने के बावजूद भी अपने कैरियर की चिंता नहीं करते सार्वजनिक तौर पर। वो तो कह रहा है मैं कैरियर बर्बाद कर सकता हूं, और मोदी जी चुन भी नहीं करते, ना उनके भक्त करते। और ये सिस्टम आपको देखना पड़ेगा। देखिए, हर चीज को सीखना होता है। मोदी जी के भक्त कभी आज तक सुब्रमण्यम स्वामी को ट्रोल करते हैं क्या? बताइए। मधु किशोर को करते हो, शी जिनपिंग को करते हो, चाइना का कभी नाम लेते हो, ट्रंप का कभी नाम लेते हो, अमेरिका का कभी नाम लेते हो, ट्रेड डील का कभी नाम लेते हो, इजराइल का कभी नाम लेते हो। कितनी गजब की ट्रेनिंग है, आप इससे प्रभावित नहीं होते क्या? जिन जिन चीजों से मोदी जी बचते हैं, उनके भक्त ऑटोमेटिक मोड में होते, ऑटो मोड, वो उस चीज को छेड़ते नहीं। तो ये जो सीआर पाटिल साहब हैं, इन्होंने अपना एक साधारण सा ट्वीट, और सोचिए देश के लोगों की कितनी जागरूकता है कि उन्होंने तत्काल उसको इशू बना करके पूरी जन्म कुंडली खोल डाली। आपने तो बहुत थोड़ा सा दिखाया। आज की तारीख में सोशल मीडिया में जब मैं और आप बात कर रहे हैं, ये टॉप ट्रेंडिंग में है इस समय, और लगे पड़े हैं लोग भूखे प्यासे, दिस वे भी और दैट वे भी, समर्थक भी और विरोधी भी। लेकिन मोदी जी इन सब चीजों से इम्यून हो चुके हैं। उनको यही फर्क नहीं पड़ता कि ट्रंप उनके बारे में क्या बोल रहा है, दुनिया उनके बारे में क्या बोल रही है, भारत कैसे आइसोलेट हो गया, किसी बात की कोई परवाह नहीं। इसलिए मैं कहता हूं कि इस तरह के जो धुरंधर छांट के लाते हैं ना, वो धुरंधर लाते हैं छांट करके, एक गोता लगाते हैं, 4 ऐसे शाही लोगों को निकाल लाते हैं, और फिर उनको बना ठना करके मुख्यमंत्री देखिए उनके, आप पूरे देश के अंदर सारे के सारे अद्भुत है, सारे के सारे। पहले बीजेपी के अंदर इतना टैलेंट डेफिसिट तो कभी भी नहीं था। स्टेट्स के लेवल पे, सेंट्रल के लेवल पे, प्रधानी के लेवल पे कहीं कोई इस तरह का नहीं था। आज यूनियन कैबिनेट में देख लीजिए किस तरह के लोग हैं। क्यों? क्योंकि जैसा नेतृत्व होगा वैसे ही तो सेकंड लाइन होगी। और आज की हमारे एक मुख्यमंत्री होते थे, नाम लेना ठीक नहीं है, उनके कैबिनेट में उनके सारे विधायक विधायकों की जब आप पढ़ते थे तो उनकी एवरेज जो शिक्षक वो थी, शिक्षा की शैक्षणिक योग्यता, वो कभी 10वीं तक नहीं पहुंची। क्यों नहीं पहुंची? क्योंकि वो खुद ही नहीं थे। तो जैसे आप हो वैसी तो आपकी टीम होगी ना। वो जो ट्रंप कहता है कि मुझे अपने से कम आईक्यू वाले लोग पसंद है, क्योंकि उनको वो कर लेता है, वो सारे हाँ जी यस मैन होते हैं। कोई पढ़ा लिखा होगा तो कोई कारण बता देगा, कोई आपको सवाल बता देगा, कोई कुतर्क कर देगा, तर्क कर देगा, तो वो गुंजाइश नहीं। वैसी परिस्थिति के अंदर ये जो देश के अंदर नया नॉर्मल हुआ है, ये अपने आप में महत्वपूर्ण बात है।
एक तरफ आप पूरे देश की विधानसभाओं में कांग्रेस का निंदा प्रस्ताव पास करा रहे हो महिला वंदन का, और केंद्रीय मंत्री के घर में अपने ही पार्टी को ले गए। भाई ये भी तो बहुत सीनियर मंत्री है, पाटिल साहब 4 बार के एमपी हैं, और उधर नड्डा साहब बैठे हैं। तो जो महिलाएं आई थी वो बैठ नहीं सकती थी, या एक जब सारे खड़े हैं एक वो फोटो खिंचवा लेते, वहां तक तो कोई आपत्ति नहीं थी। फिर तो इशू रह जाता क्या कि शाही घर का, शीश महल का, केवल वो रह जाता। लेकिन इसमें तो क्या हुआ कि एक तरफ ये बैठे शीश महल में, वो खड़ी हैं, वो दोनों चीजें एक साथ लाइट में आ गई। ये देखिए, अब इस घर को आप कितने का कहेंगे बताइए, आप सिर्फ ड्राइंग रूम देख के बता दीजिए। सिटिंग एरिया है, इसके बाद तो यहाँ पे अभी डाइनिंग एरिया भी होगा और भी तमाम चीजें होंगी। और ये जो चीज है ना, बेसिकली इससे पता लगता है आपको कि ओवरऑल मानसिक, ये महिलाएं बहुत इज्जत से बैठ सकती थी 2 मिनट के लिए, फिर चली जाती। और अपने घर की महिलाएं, कोई बाहर की थोड़ी है, पुत्रवधू है, बेटियां हैं, क्या दिक्कत है? अरे वो सही, नड्डा हम नड्डा क्या साहब नहीं भी, या मेहमान आते हैं, नड्डा साहब भी मेहमान अंकल आते होंगे, हैं। नहीं ताऊ होंगे, और क्या होंगे नड्डा हाँ, साहब, अंकल हाँ, होंगे या ताऊ होंगे, हाँ, हाँ। इससे बड़ा तो कुछ नहीं। कोई घर में आता है और घर में कोई बिटिया है और परिचय करवाना हुआ तो बोलते हैं ना, क्या हो बेटा, बैठो जरा, अंकल आए हैं, अंकल से मिलो। फला जगह दिल्ली कभी जाना है, मुंबई जाना, तो मुंबई में अंकल रहते हैं, अंकल है, कोई बात नहीं है, ध्यान रखना, अंकल है दिमाग में। कोई भी एक मुलाकात होती, बुला के बैठाते हैं ना घर के बच्ची को। ये खड़े, ये तो इस संस्कार के आड़ में सब छिप जाते हैं। ये संघ और संघी जो पूरा सिस्टम है, ये संस्कार के आड़ में, संस्कार भारतीय चलाते ही है सब, संस्कार के आड़ में। ये संस्कार मतलब फिर तो ये तय कर लो ना कि आपको संस्कार चाहिए ये वाला, महिला जिसमें खड़ी रहे, या सशक्तिकरण चाहिए जिसमें तुम्हारे बराबर बैठे, पहले ये तय कर लो ना भाई, है? पहले तय करके बता दो, मोदी जी से पूछ के बता दो कि महिलाओं का वो सशक्तिकरण चाहिए जो आपके बगल में बैठे वो चाहिए, या संस्कार वाला चाहिए जिसमें महिलाएं खड़ी रहे, उसको कहो संस्कार है ना, खड़ी कैसे बैठ जाएंगी? आपका यही शब्द बोलना कि संस्कार है कैसे बैठ जाएंगी, यही बताता है कि आप लोग मनुवाद के सबसे बड़े संरक्षक, आप पितृसत्तात्मक समाज के सबसे बड़े पहरुआ हो। पितृसत्तात्मक समाज ही आप लोग कायम करना चाहते हो, जिसमें महिलाएं आप चाहो तो बैठे, आप चाहो तो खड़ी रहे। नहीं आशीष भाई, इसका तो 100 साल का इतिहास है भाई। आज तक आरएसएस की कार्यकारिणी के अंदर या अदरवाइज कोई महिला हो तो बता। देखिए, दो चीज बड़ी स्पष्ट कर दूं मैं, दर्शकों कई बार कंफ्यूज होते हैं। नंबर एक, तो आरएसएस की कोई सदस्यता सूची नहीं है देश के अंदर, लेट इट बी वेरी क्लियर। मेंबरशिप की लिस्ट जारी नहीं करते वो, जैसे पैन नंबर नहीं रखते ना, ऐसे ही जैसे रजिस्ट्रेशन नहीं रखते, ऐसे ही सदस्यता शुल्क भी नहीं रखते, सदस्यता की सूची नहीं रखते। नंबर दो, उनके किसी भी उसके अंदर जो आरएसएस का मुख्य ये है, उसमें कहीं एक महिला का नाम बताइए। आरएसएस की 100 साल की कार्यकारिणी में किसी एक महिला का नाम बताइए। और फिर जब वो लोग नारी वंदन की बात करते हैं, तो आपने बिल्कुल सही कहा, वो पितृसत्ता और स्त्री द्वेष, इस दोगले चरित्र से जो नारी वंदन करेंगे, उसमें यही होगा जो आज की तारीख में हो रहा है। और लोगों को अब समझ में कौन नहीं आने दे रहा? समझ में वो नहीं आने दे रहे जो सुबह से शाम तक पोमेरियंस हुआ हुआ करते हैं और एक खास विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए एक खास प्रोपेगेंडा चलाते हैं, परिसीमन को महिला आयोग बताते हैं, पूरे देश के अंदर एक माहौल बनाते हैं सुबह से रात तक। तो ये अद्भुत चीज है। और वास्तव में एक बात माननी पड़ेगी, देखिए मोदी जी की 2 चीजों का हमें कायल हमेशा से, एक उनकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी। वास्तव में जब उन्होंने कहा तो मैं कई घंटे तक सोचता रहा कि सच में यार ये पहली बार सच बता रहे हैं ये बात, उन जैसी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी किसी की नहीं हो सकती। आप सोच करके देखिए ना एक बार, जो राम माधव ने कहा वो कितना सच है। उसने कहा कि साहब आपने ईरान से मना किया, हमने ईरान को छोड़ दिया, रशिया से कहा, रशिया छोड़ दिया, आपने 50% टैरिफ किया, हमने चू भी नहीं की, आपने 18% कर दिया, वो भी बहुत ज्यादा है, लेकिन हम विपक्ष के विरोध के बावजूद कुछ भी नहीं कर रहे, हमने स्वीकार कर लिया। ये छोटी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी मानते हैं क्या आप? और मोदी जी सबसे बड़े राष्ट्रवादी हैं, सबसे मजबूत प्रधानमंत्री हैं, 56 इंची हैं, विश्व गुरु हैं, और जब तक वो किसी मामले पर अपनी राय ना दे दें, सारे ट्रंप, पुतिन, शी जिनपिंग उनके मुंह की तरफ देखते रहते हैं। मोदी जी वहां नहीं होते तो उनके फोटो की तरफ देखते रहते हैं, सबने उनके ड्राइंग रूम में फोटो लगा रखे। तो देखना पड़ेगा आपको ये वास्तव में, नंबर 1 रिस्क टेकिंग कैपेसिटी उनकी, और नंबर 2 पे जो प्रोपेगेंडा के जो माहिर हैं, इवेंट जिसको आप प्रोपेगेंडा इवेंट वट एवर यू कॉल इट, और वो बात सब, वो प्रतिभा पहले आडवाणी जी ने पहचानी थी। जो उन्होंने, याद है ना आपको, दिल्ली में क्या कहा था
कि दुनिया के सर्वश्रेष्ठ इवेंट मैनेजर मोदी हो सकते हैं, ये अडवाणी जी ने कहा था। तो ये कोई दो छोटी उपलब्धि नहीं, वो जो बताया करते ना आपको, ऑरेटर बहुत अद्भुत है, वो आपने देख लिया बहुत बार टेलीप्रॉम्प्टर के साथ क्या हुआ, वो बताने की जरूरत नहीं। ऑरेटर क्या है, बाकी सारी चीजें खुल गई। लेकिन ये दो चीजें जो है, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी आती कहां से, ये भी आज बता दूंगा। ये आती है जब सारे के सारे आप पे चेक और बैलेंस करने वाले इंस्टीट्यूशंस हाईजेक हो जाए ना, फिर आप कुछ भी करते रहो। ना आपसे मीडिया सवाल पूछेगा, ना जांच एजेंसी आपकी तरफ मुंह करेंगी, जुडिशरी आपकी जिंदाबाद करेगी। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के अंदर जज खड़े होकर के क्या कहेंगे विज्ञान भवन के अंदर कि मोदी जी जैसा दूरदृष्टा मैंने देखा ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट जज ने कहा था, आपको याद होगा, नाम भी बताया था। तो उसके बाद आदमी की फिर रिस्क टेकिंग कैपेसिटी खुद ही बढ़ जाती है, फिर वही चीजों से ऊपर उठ जाता है कि भाई जवाबदेही क्या होगी, दुनिया क्या कहेगी। कहती रहे मेरे पोमेनियन तो वही कहेंगे जो मेरा, जो बताएंगे जोशी जी अपने वाले। ये है सारे का सारा। लेकिन वो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, बड़ा दुर्भाग्य ये है कि वो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी अपने ऊपर नहीं है मोदी जी का, अपनी कुर्सी के लिए वो किसी को भी दांव पर लगा देंगे। ये रिस्क टेकिंग कैपेसिटी ये है, अपनी सत्ता के लिए देश को भी दांव पे लगाना हो तो लगा देंगे। कुल मिला के बस मोटी मोटी बात यही है, एक लाइन की। हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद।